ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कथावाचक पवन देव महाराज जी हैं, जो कि मुख्य रूप से अयोध्या के बीकापुर के रहने वाले हैं। इनके ऊपर हमारे जो बगल में एक महिला देख रहे हैं, ये बिहार की रहने वाली हैं। इन्होंने आरोप लगाया है कि इनको पवन देव महाराज ने शादी का झांसा देकर इनके साथ शारीरिक शोषण किया है, इनके साथ दुष्कर्म किया है। अब आप समझ सकते हैं, जब इस तरीके से मामले सामने आते हैं संतों के ऊपर, तो इससे तमाम जो अच्छे संत लोग हैं उनकी भी नाम खराब होता है। आप कैसे इनके संपर्क में आई, कैसे इनसे मुलाकात हुई थी आपकी? जी, मेरे घर गए हुए थे पश्चिम चंपारण कथा में, तो वहीं से मेरी इनकी मुलाकात हुई थी। फिर ये अयोध्या घुमाने के बहाने मुझे लाए, मेरे साथ दुष्कर्म किए और फिर मेरे से फर्जी मंदिर में शादी की, मुझे अपने घर रखा। और फिर इनका जब मन भर गया, चूँकि ये पहले भी ऐसी घटना को अंजाम दे चुके, पहले भी रीवा मध्य प्रदेश में एक विवाहिता महिला के साथ इनके संबंध थे, जिनका एक लड़का था। और फिर जब इनका उनसे भी मन भर गया तो वो 5-6 लाख रुपए दे के इन चीज़ को मैनेज किए, और ये मेरे साथ वो ऐसे ही किए। फिर मेरे साथ भी ये मैनेज करना चाहे, जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है उसमें आप लोग सुन सकते हैं, घर और पैसा दे के। तो मैं मैनेज नहीं हुई और मैं बोली कि नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं। जब तुम मेरे साथ गलत किए हो तो मेरे को अपना नाम दो, सम्मान दो, बस जी। जिससे इनकार करने लगे, क्योंकि एक पे रुकने वाले नहीं हैं, ये पता नहीं कितने लोगों के साथ इनके संबंध हैं जी। आपके पास वो ऑडियो है इस वक्त? जी बिल्कुल, सब कुछ वायरल हो रहा है, कुछ भी अब मतलब छुपाने लायक नहीं है। सारी चीज़ें वायरल हो रही है, फ़ोटो, वीडियो, चैट्स, टोटल चीज़ें। हाँ, तो सबको पता है सारी चीज़ें। आपकी शादी हुई है? जी, मेरी शादी हो चुकी है। बच्चे कितने हैं? जी, मेरे 2 बेटा है। सास ससुर या फिर पति से आपके संबंध कैसे थे? नहीं, बहुत अच्छे थे सबसे संबंध मेरे, लेकिन अब मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी मुझसे दूर हैं, मैं अकेली हूँ। वो बच्चे अपने पिता के पास हैं। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे तलाक दे दिया। अच्छा, डिवोर्स हो गया? जी, सब कुछ इनकी वजह से ही सब कुछ हो गया। ये कथा कहने आपके गांव में जाते हैं, फिर वहाँ आपसे मुलाकात? मेरे घर गए थे कथा कहने। अच्छा, आपके घर कथा? जी, मेरे घर में कथा हुई थी। आप लोगों ने बुलाया था इनको? जी, मेरे भसुर ने बुलाया था। अच्छा, वहाँ इनसे आपसे मुलाकात हुई? जी, वहाँ मेरी इनसे मुलाकात। फिर ये अयोध्या घुमाने के लिए आपको लेके आए? जी, ये अयोध्या लाए थे कि राम मंदिर में। हाँ, पहले ये बताते कि हम वृंदावन के रहने वाले हैं। बाद में जब यहाँ में आई तो पता चला कि अयोध्या में इनका घर है। ये कभी भी हम लोगों से ये नहीं, किसी के यहाँ भी ये नहीं बताते कि अयोध्या के रहने वाले हैं। ये हमेशा ये बताते हैं कि हम वृंदावन के रहने वाले हैं। ठाकुर देवकी नंदन जी मेरे गुरु हैं। अच्छा। जी, जबकि मीडिया वाले भाइयों लोगों के द्वारा मुझे पता चला, अभी ये बात पता चला कि ये फ्रॉड है, ये झूठे हैं। वो देवकी नंदन जी का ये मतलब बयान आ रहा है कि ये मेरे शिष्य नहीं है, मैं इनको नहीं जानता। जी, तो ये इनका 2 चेहरा है, दिखाने का कुछ और है कुछ और। अपने पिता को अपना मामा कहते हैं। ये कथा में गए थे तो इनके पिता पंडित रमाकांत शास्त्री इनके साथ गए थे, तो पूरे घर वालों से ये बताया कि ये मेरे मामा हैं। हाँ, ये अपने माता पिता की भी ये छुपाते हैं और ये अपनी भी बात छुपाते हैं। ये कहाँ के रहने वाले, क्या है, इन्होंने कभी कुछ। हाँ, और एक और चीज़, इनका ये इतने बड़े दलाल हैं। ये इनके पिता, सबको मैं कहूँगी, इनका एक चचेरा भाई है जो कानपुर में रहता है, तो उनकी भी प्रॉपर्टी ये लोग हड़प लिए हैं। जो मैं इनके घर गई तो मुझे पता चला, इतना पैसा, इतना सब कुछ कमाने के दौरान उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरा। उस लड़के को इन लोगों ने घर से खदेड़ दिया है, अपने चचेरे भाई को, और उसकी पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली है, और वो बेचारा आज मारे फिर रहा है। तो मैं आप भाइयों के मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगी कि भैया आप जहाँ भी हैं उनके चचेरे भाई से आप भी सामने आएँ और आप अपने हक के लिए लड़ाई करें। आप अपना हक छोड़ के इधर उधर नहीं घूमें। कानपुर में वो भैया रह रहे हैं। अच्छा, ये वहाँ से ये किस सन की बात है? ये 2025 के 10/8/2025 की बात है। 10/8/2025। जी। कथा कहने के दौरान मुलाकात होती, फिर ये वहाँ से आ जाते हैं, फिर आपको बुलाते हैं कि साथ में ही ले? नहीं, ये गए थे मेरे घर और वहाँ से, हाँ, ये दोबारा गए थे और वहाँ से मेरे को लेकर के आए थे। तो क्या कह के लेके आए थे आपको? वो बस यहाँ घुमाने के लिए, राम मंदिर दर्शन करा देंगे, प्रोटोकॉल है, ये है, वो है। अच्छा। हम VIP दर्शन करा देते हैं, हमारा बहुत नाम है, पहचान है, यही सब सारी चीज़ें। अच्छा, तो आप अकेले आई हुई थी वहाँ से या आपके साथ में कोई और आपके परिवार से आए? नहीं, मेरे बाबू भी था। आप अपने बच्चे को लेकर? जी, मेरे बेटा के साथ में आई थी। तो फिर ये आप रुकी कहाँ थी? सर, हम लोग होटल में रुकने वाले थे, लेकिन ये तभी बताया मुझे कि मेरे यहाँ पर घर है बीकापुर मलेथु कनक में, तो हम लोग अपने घर ही रुकेंगे। तो मैंने कहा आपके घर में कौन कौन है? तो मेरे घर में मेरी मम्मी है, मेरे छोटा भाई आनंद मिश्रा है। तो मैं ठीक है, मैं इनके घर गई तो उनकी माँ और उनके छोटा भाई आनंद मिश्रा थे। दूसरे दिन सलेमपुर में इनके सुल्तानपुर में इनके मामा का घर है, तो अपनी मम्मी को और अपने भाई को किसी बहाने ये मामा के घर भेज देते। आखिर ऐसा क्यों कि जब मैं गई उसके दूसरे ही दिन इनकी मम्मी सुबह में क्यों चली गई मामा के घर? इनका क्या था, नहीं था घर में, इनका कैसा प्लानिंग था? उसके बाद ये मेरे साथ गलत व्यवहार किए। जबरदस्ती वो खुद किए थे? जी बिल्कुल। हाँ। उसके बाद फिर क्या होता है?
उसके बाद सर मैं बोली कि मैं मीडिया में जाऊंगी, मैं पुलिस में जाऊंगी। तो ये सोचे कि अब अगर ये मीडिया में जाती है, पुलिस में जाती है, तो ये पहले मेरे से बोले कि आप मैरिड लेडी हैं, 1-2 बार कुछ कर ही लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मैरिड लेडी हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं किसी के साथ कुछ भी करती रहूँगी। तो फिर मैं इस पर रोने लगी, सारी बातें ऐसे बढ़ी। तो वो बोलने लगे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप उस परिवार को डिज़र्व नहीं करती, आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, तो मैं आपसे शादी कर लूँगा। फिर ये मुझे कहीं जाने नहीं दिया, ना जान दिया, और मेरा नंबर भी बंद करके रखे थे कि नहीं आप बात को समझिए, आप गुस्सा हैं, आपको अभी समझ नहीं आ रहा, आप अगर किसी को बताएंगे तो आपकी बेइज्जती होगी, मेरी भी बेइज्जती होगी, और फिर वह पूरे तरह से हम लोग तहस नहस हो जाएंगे। किसी तरह मेरे को समझा बुझा के मेरे पैर पे रोने लगे। मैं अपनी इस दौरान मैं अपने मायके में एक मेरे मतलब नाम नहीं रखूँगी, मैंने बताया। तो घर वाले भी मेरे को बोले कि ठीक है, जो भी चीज़ें हो गई, छोड़ो ये सब जाने दो, अपने घर आ जाओ, ये सब बात ख़त्म करो, ये किसी से कहोगी तो तुम्हारी भी बेइज्जती होगी, उसकी बेइज्जती होगी। तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। फिर ये मेरे को बोला, ये अगर सोचा कि अपने घर जाएगी तो फिर ये घर पे बता देगी, तो कहीं वो लोग केस मुकदमा कर दे, कुछ हो जाए, मीडिया में बातें आएँ। तो ये मेरे से फर्जी शादी किया। अच्छा, वो शादी की है आप? जी बिल्कुल। शादी कहाँ पर हुई? नाका हनुमान मंदिर में। वहाँ पे कितने लोग मौजूद थे? कोई नहीं था, बस ये और मैं। हाँ, पंडित जी थे तो बाहर मंदिर में बैठे। आपकी मांग भरे थे वो वहाँ पे? जी हाँ। कुछ वीडियो फोटोज है वहाँ? हाँ, वो उनके मोबाइल में फ़ोटो वीडियो था, जो कि मोबाइल वो लड़ाई हुई मेरे से उनके घर पे किसी बात को लेके। इनके मोबाइल में एक लड़की की फ़ोटो और मैसेज ये कर रहे थे रात को, तो मैं देखा, तो मेरे से बात लड़ाई वड़ाई हो गई, तो फ़ोन को पटक के इन्होंने तोड़ दिया। अच्छा जी, तो उसी में वो साक्षी था। मेरा फ़ोन ये जब्त कर चुके थे कि आपका फ़ोन में कोई कुछ देखेगा तो हल्ला हो जाएगा, लोग जानेंगे, तो इसलिए मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन हाँ, जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें इन्होंने एक्सेप्ट किया है शादी की बात, कि मैंने शादी की, आप जो कहीं मैं करा। चूँकि मैं बोली कि ठीक है, तुम ऐसा किए हो तो तुम रखो मेरे बच्चों सहित मेरे को, तो ये तैयार हो गया। बोला कि ठीक है, क्योंकि ये सोचा कि 2-4-6 महीने जब तक कोई मेडिकल रिपोर्ट बताने का, ये बहुत चालाक है, तो ये सोचा कि अगर अभी चली जाएगी तो कहीं केस मुकदमा होगा तो मेडिकल वगैरह में आ जाएगा, जबकि मेरे को ये सब पता नहीं था कि मेडिकल में कुछ आता है, चाहे जो भी चीज़ है। तो इसलिए मेरे को बहला फुसला कर रखा। फिर मेरे को मेरे घर नरकटियागंज 17 तारीख को ये वापस छोड़ आया। फिर ये मेरे पे लगातार फ़ोन पे ही बना रहा है। इसकी कथा थी 23 को, उसी महीने में 10/8/2025 में ही जब ये मेरे को लेके गया 17 तारीख को। फिर इसकी उसी महीने में कथा थी 22 या 23 तारीख से। तो फिर ये 19 तारीख को बोलता है कि मैं कल आ रहा हूँ, आप मेरे साथ चलेंगे। मैंने कहा छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, अब मैं नहीं जाऊँगी। तो ये बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं है, अब आप मेरी पत्नी, आप मेरे साथ रहेंगी, मैं आ रहा हूँ, आप मेरे साथ आइए। तो फिर ये 20/8/2025 को यहाँ से गया अपनी गाड़ी अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो एन लेकर श्याम सिंह ड्राइवर के साथ। जी बिल्कुल। फर्स्ट डे जब मेरे को ले गया, फर्स्ट डे ये अपनी गाड़ी से गया, सेकंड डे ये वाइट कलर की कोई किराए की गाड़ी लेके गया। फिर थर्ड डे जब ये गया उसी महीने में, तीसरी बार जब ये गया, तो ये फिर स्कॉर्पियो एन अपनी गाड़ी से गया। इसकी जाँच होगी तो पता चल जाएगा सब कुछ, इसका लोकेशन वहाँ आएगा, बिहार का नरकटियागंज का आएगा। अच्छा, शादी के बाद जब इसने आपसे शादी किया तो इसके साथ आप कितना दिन रही थी? सर बता रही हूँ। तो फिर ये उस दिन मुझे छोड़ दिया, मैं अपने घर चली गई। 20 तारीख को लेके आया। तो लास्ट में आपको छोड़ा है, तब से फिर लाया नहीं? नहीं लाया। हाँ, नहीं ले आया है। उसकी उसी वजह से तो पहली बार आप कितना दिन रही हैं इसके? जी, तो फिर ये 20 तारीख को लाया है हम लोगों को, मेरे दोनों बच्चों को श्याम सिंह ड्राइवर द्वारा। मेरे घर के पास एक मंदिर है, वहाँ अपनी गाड़ी लगाया था। मेरे को बोला ऑटो से आइए और यहाँ से हम लोग चलेंगे। मैं भी इसके कहने के अनुसार ऑटो से मैं आई और फिर इसकी गाड़ी से स्कॉर्पियन से मैं इसके साथ चली आई। यहाँ ये लाया, देव काली पे आनंद मिश्रा नाम के मकान मालिक है, वहाँ मेरे को ही रखा। उसके बाद वहाँ रखा, फिर ये कथा करने चला गया। एक दिन वहाँ रहा हम लोग के साथ, मेरे बच्चों के साथ। फिर ये वहाँ से चला गया। फिर जब ये कथा से लौटा, 7 दिन की इसकी 7-8 दिन की इसकी कथा होती है, 2 दिन ट्रेन में, तो 10-11 दिन बाद ही लौटा होगा, 5-6 सितंबर को। फिर मेरे बच्चे कहने लगे कि मम्मी हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग अपने घर जाएंगे, क्योंकि हम लोग को किराए के घर पे नहीं रहेंगे, हम लोग का मन नहीं लग रहा है। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, बच्चे जाने के लिए कह रहे परेशान है, छोड़िए मैं भी चली जाती हूँ, बच्चे भी चले, क्योंकि मेरा भी मन नहीं लगा, किराए घर पर मैं भी नहीं रह सकती हूँ। तो बोला कि नहीं आप ऐसे कैसे होगा, आपके चलते मैंने घर में सबको बता दिया, इतना मैंने सबसे ये कर लिया, पूरे वहाँ भी सबको पता चल गया है कि आपसे मैं शादी कर लिया और आपको मैं छोड़ दूँ, ऐसा नहीं होगा, मैं आपके साथ रहूँगा, आप मेरी पत्नी है। रोने लगा। लेकिन ये तो सारे साजिश कर रहा था कि अगर मैं चली जाऊँगी तो इसकी बातों को कहीं बता दूँ अपने घर में किसी से भी, तो हो सकता है इस पर कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो फिर ये मेरे दोनों बच्चों को लेकर मेरे को लेके श्याम सिंह ड्राइवर द्वारा फिर वाइट कलर की गाड़ी किराए, तो श्याम सिंह जो गाड़ी चलाता है वही गाड़ी लेकर ये फिर बिहार नरकटियागंज पहुंचा। रात में 11 बजे यहाँ से हम लोग चले, 8 बजे वहाँ पहुंचा। उसके बाद से वहाँ पर ये ब्रिज पे गाड़ी रोक दिया, ओवर ब्रिज है मेरे घर के पास, वहाँ पर ये गाड़ी रोक दिया। वहाँ से ऑटो से मैं बच्चों को लेकर के अपने घर गई। वहाँ पर मैंने बच्चों को छोड़ दिया रोते हुए। अरे मेरे को बोला कि 15 दिन बाद बच्चों को बुला लेंगे, जब घर पे बता देंगे सारी चीज़ें तो बच्चों को बुला लेंगे। तो फिर मैं बाबू लोग को छोड़ के घर पे फिर मैं इसके साथ रोते हुए वापस चली आई। रोते हुए वापस आई, देवकाली पे मेरे को रखा। उसके बाद दूसरे दिन मैंने कहा कि अब बच्चे भी चले गए हैं तो अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तो बोला कि ठीक है चलो अपने घर, तो हम अपने घर ले चलते हैं। तो फिर ये
मेरे को लगता है कि 6-7 तारीख रहा होगा। तो फिर उस दिन से लेकर के और 3 नवंबर तक ये अपने घर मेरे को अपने पत्नी की तरह अपने घर पे मेरे को रखा। उसके बाद 3 नवंबर को ये मेरे भाई से इसकी तब तक सेटिंग हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मेरा भाई उसमें अपना बयान दे रहा है। मेरे भाई से इसकी सेटिंग हो गई और ये बोला कि ठीक है भैया कह रहे हैं। तो मेरे भाई का फ़ोन आया कि दीदी ऐसा है, आप चलिए आइए, तलाक के केस मेरे हस्बैंड कर दिए थे। तो बोले कि दीदी ऐसा है, आप आइए और ये सब सॉर्ट आउट कर लीजिए और उसके बाद चले जाइएगा। अच्छा, आपको आपके हस्बैंड को कब पता चला कि आप इनके से संबंध में? जब मेरे बच्चे गए तो वो लोग पूरे अपने घर पे बता दिए कि मम्मी बाबा जी के जब ये साथ। कथा कह के आए वापस तो फिर तो तुरंत तो साथ में तो आप आई नहीं होगी, नहीं, फ़ोन से बातचीत होती रही? जी 2 साल 2 साल आप फ़ोन से बातचीत करती रही? जी नहीं 2 साल बातचीत नहीं करती रही, कभी कभी बात होती थी। 25 में मुलाकात हुई, 26 चल रहा है तो 2 साल। नहीं 25 नहीं 23 में कथा करने गए थे। अच्छा, 23 से ही संबंध आप दोनों का था? जी 23 से संबंध थे, पर ऐसे नहीं थे कि मतलब बातचीत हाँ, जान पहचान था, जैसे सबसे करीबी थे पूरे परिवार से, मतलब ये था जी। तो आपके पति थे, आपने जब जब ये आपको लेकर आ रहे थे तो आपने अपने पति से पूछा था? कोई घर पे नहीं था और ये बोला कि किसी को बताना भी नहीं है, क्योंकि बाद में हम लोग बताएंगे सबको। अपने घर वाले से बात कर लो, सबसे बात कर लो, तब लोग बताएंगे, नहीं तो तुम मैरिड हो तो पहले तुम पे केस। पढ़ी लिखी हैं आपकी? नहीं जी बिल्कुल, मैं बीएड पढ़ी लिखी हैं। अगर कोई कह रहा है, ऐसा आदमी कह रहा है कि आप किसी से घर पे मत बताइए और हमारे साथ चले आइए, चाहे क्यों ना बाबा ही हो, जी। किसी के ऊपर ऐसे क्यों आप लोग विश्वास कर लेते हैं? जी यही मेरी गलती है, जिसका खामियाजा मैं भुगत रही हूँ। मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद, अच्छी परिवार से होने के बावजूद मैंने इस पर टेस्ट किया। देखिए भैया, ये पहले मैं अपनी बात बताऊँ, शायद मुझे भी लोग गलत कहेंगे, मुझे उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल गलत कहेंगे, लेकिन मैं उस वक्त अगर एक्शन ले लेती तो ये एक्सपोज हो जाता अच्छी तरीके से। मेरी गलती नहीं लोगों को दिखती, आज मेरी गलती थोड़ी सी दिख रही है क्योंकि मैंने इसकी बातों को माना। लेकिन देखिए, लोग आपको गलत इसलिए बनाएंगे, आपके पास 2 बच्चे हैं, आपकी शादी हुई थी, सास ससुर इतने अच्छे हैं, सबसे आपकी बनती थी। तमाम महिलाओं का आरोप होता है कि सास ससुर नहीं अच्छे हैं, पति मारता है। आपके पास तो सब कुछ अच्छा था, मेरे साथ सब कुछ अच्छा था। तो बाबा के चक्कर में आप पड़ गई? जी बिल्कुल, और मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दिया। और फिर मेरे भाई को बोला कि दीदी आजा, मैं चली गई अपने घर। फिर ये वहाँ गई तो मेरे से कम मेरे भाई से ज़्यादा इसकी बातें होने लगी। और फिर मेरे भाई को इसमें जब से मामला चला था कभी ये आपके घर पे गया था? कुछ मारा पीटी हुई? जी बिल्कुल, ये 12 से 14 नंबर के बीच ही मेरे घर गया था ये और इसके पिता अपनी गाड़ी स्कॉर्पियन से। मेरे को बोला कि हाँ, अब आना नहीं है, आप बात को समझिए, मैं क्या करूँ। वहाँ पे सबको पता चल गया, मेरे पिताजी प्रधान के एक सदस्य हैं ग्राम पंचायत के, आप नहीं समझ रही सबको। मैंने कहा ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम जाओ, मैं तुम कुछ नहीं कह रही। तो कह रहा है नहीं आप शादी कर लीजिए। मैंने कहा एक शादी मेरी हो चुकी है, मेरे बच्चे हैं, दूसरी तुमसे करो, फिर तीसरी चौथी करती रही। मैंने उठाया अपना चप्पल, मैंने कहा कि चले जाओ मेरे सामने से और मेरे से बात मत कर। तो इसने भी मुझे मारा, इसके पिता ने भी मुझे मारा। मैंने कहा आपके घर पे? जी। फिर मेरे भाई से भी मारपीट करवा, मेरे भाई ने भी मुझे मारा कि ये तो छोड़ दे, इनका चक्कर छोड़ दे, जाने दो, जो हो गया सो, चल तेरे को पहले ससुराल में रखवा दे रहे हैं, नहीं तो तुम्हारी शादी कर देंगे। मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी है। पवन कह रहा था ये पहले ससुराल भी मत जाइए, आप शादी कर लीजिए, जितना शादी का खर्चा होगा, जो चीज़ होगा मैं दे दूंगा। तो ये अपने पैसे पर सबको खरीदता है। वहाँ पे क्या पवन देव को आप लोगों ने मारा था? नहीं, मेरे वीडियो में बोल रहे हैं कि चप्पल से मारा। मैंने मेरे पिताजी ने बोला कि जब तुम मेरे बेटी को मैं तो तुमसे शादी किया नहीं था, क्योंकि मेरे पिता पैरालाइज थे, उठा नहीं जाता था। पापा जी को 1 साल से प्रॉब्लम हो गया था, तो बेड पे ही थे। तो मेरे पिता बोले कि जब तुम मेरी लड़की मैं अपनी लड़की का शादी तुमसे तो किया नहीं था। पापा को नहीं पता ये कौन है, क्या है, कथावाचक है, कुछ भी। सामने खड़ा था, पिता ने कहा कि आप तुमसे तो मैंने शादी किया नहीं, मैंने जिस रास्ते शादी का, अगर तुम ले गया रखा है, चाहे तुम लोग भी जो भी चीज़ें हुई, तुम अब इसको क्यों छोड़ा? तो मेरे पिता ने इस पर चप्पल उठा के चलाया कि तुम ले गया तो मेरी लड़की को रखो, तुम तीसरी चौथी शादी के लिए कर। आज मेरे पिताजी नहीं है इस दुनिया में। अभी आप चाहती क्या? मैं न्याय चाहती हूँ। मेरे को कैसा न्याय चाहती है? ये इसको सजा हो बस, ताकि किसी और महिला के साथ ऐसा दोबारा नहीं करे। क्योंकि मैं तो शादीशुदा हूँ, तो मेरे बच्चे हैं, तो मेरा जीवन कट जाएगा जैसे भी। अब वैसे तरीके से तो नहीं कटेगा जैसा मेरा जीवन था, लेकिन फिर भी कट जाएगा। लेकिन दोबारा किसी महिला के साथ ये ऐसा विधर्मी है, बहुत बड़ा पापी है, ऐसा दोबारा किसी महिला के साथ ही न करे। ये एडवोकेट मैम हैं और ये सर जी हैं। सर जी, ये जो मामला है अभी तक, इस थोड़ा सा आगे आ जाइए प्लीज़। इस मामले अभी तक आप यहाँ आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए। इस मामले में अभी तक इधर ही रहिए आप, हमें से इधर चाहिए, आप बीच में जाइए। अब थोड़ा इसी तरह आ जाइए। अभी इस मामले में अभी तक क्या कुछ हुआ है? देखिए, 7 तारीख को FIR होती है और फिर 161 होता है, फिर मेडिकल होता है, 164 हो जाता है। पुलिस ने लगातार दबाव बनाया, वो स्विच ऑफ है, उसका व्हाट्सएप नंबर बंद है और वो फरार हो गए, वो उनके परिवार के लोग। जी अभी एक बार हाँ, मैं कल कप्तान साहब से भी मिलने गई थी, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया इसकी गिरफ्तारी होगी। मतलब मैंने सुनने में आया है कि थाना प्रभारी जो यहाँ के थे
सुनने में जहाँ तक आया है उनके साथ इसने सेटिंग कर ली थी, इसलिए इसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। मैंने मुख्यमंत्री के यहाँ भी बात की, मेरी बात वहाँ भी हुई। उन लोगों ने बोला कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर आपकी बात सत्य है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी, जल्द से जल्द वो गिरफ्तार होगा। तो मैं प्रशासन से यही मांग करती हूँ कि मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगी जब तक इस गिरफ्तारी नहीं होगा। अगर इस गिरफ्तारी 1-2 दिन में नहीं होगी तो मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँगी, क्योंकि मैं बहुत दूर से बिहार से आई हुई हूँ, रामनगरी अयोध्या में आई हुई, राम की नगरी है, न्याय की नगरी। अगर मुझे यहाँ न्याय नहीं मिलेगा, मेरे पास कोई सहारा नहीं है सिर्फ सबूतों के अलावा, तो अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। पवन ने मेरा पूरा बर्बाद कर दिया, पूरी जीवन मैं खिलौना नहीं थी कि उसने मेरे जीवन के साथ खेला। तो उसको मेरे भी तो शादी हुई थी, बच्चे थे, पति थे, पढ़ी लिखी थी आप। सुनिए, शादी होना सत्य है, ठीक। नंबर एक्सचेंज किया। कोई पुजारी जब किसी के घर जाता है कथावाचक, तो उसका बड़ा सम्मान होता है, रसोई से खाना मिलता है, ये आप भी जानते हो। सुनिए, ये वहाँ की बहू थी, खाना दिया और इसका नंबर एक्सचेंज हुआ। वीडियो भेजने के बहाने उसने नंबर एक्सचेंज किया। उसके बाद नंबर एक्सचेंज करके बुलाया इसको अयोध्या में, सुनिए, बुलाया इसको, गाड़ी भेजा, खुद गया, गाड़ी से लेके आया। उसके बाद किसी के आप सदाचार और गुरुचार, वो तो जब करेगा घटना तब समझ में आता है, ठीक। तब तक तो वो साधु थे ना, वो पुजारी थे, वो कथावाचक थे ना इसके नज़र में। जब उन्होंने इसके ऊपर हाथ डाला, ये तो विश्वास करके आई थी। ये भाई 5,000 10,000 महिलाएं रहती, सब पैर छूती हैं कथावाचक का। ये तो इसने हम लोगों को बताया, तब हम लोगों के नज़र से पर्दा हटा ना। जब ये आई तो उन्होंने बलात्कार किया। बलात्कार जैसा करने के बाद इसने कहा कि मैं अब मीडिया में जाऊंगी और पुलिस में जाऊंगी, तो हाथ पैर जोड़ लिया आपने। अगर आपके संबंध नहीं थे तो आपका घर ये कैसे पूरी लोकेशन बता रही, घर की कैसे बता रही है? आपके यहाँ ये 2 महीना रही, 2 महीना वहाँ रही, फिर बीच में भेजा गया और ये देवकाली में किराए मकान में रही। ये बात प्रूफ है, सारे एविडेंस है। और आप इनके भाई को बरगला के, बहन को बरगला के, अरे भाई को बरगला के, परिवार को बरगला के, माँ को बरगला के आप उल्टा सीधा बयान दिला रहे हैं। रुक जाओ सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी शादीशुदा बेश्या भी हो, उसके साथ आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। एक औरत का जीवन आपने बर्बाद कर दिया, बच्चे आज बेघर हो गए। आपने एक परिवार नहीं ख़राब किया, आपने 2 बच्चों का भविष्य ख़राब किया, उसके पति का भविष्य बर्बाद किया, उस घर को बर्बाद किया, इसके घर को बर्बाद किया। अब ये कहाँ जाए? आप इतने निकृष्ट हो गए, आप कथावाचक हैं, आप दुनिया को उपदेश देते हैं और इसके साथ अन्याय किया। मैं प्रशासन से फिर मांग करता हूँ कि ये सामाजिक अपराध है, ये आसान अपराध नहीं है। एक मुकदमा नहीं लिख गया कि IPC और BNS का हो गया। इस सामाजिक अपराधी को जब तक सज़ा नहीं मिल जाएगी, ये जेल नहीं चला जाएगा, तो समाज में सही संदेश नहीं जाएगा। समाज में सही संदेश लेने के लिए यहाँ के कप्तान साहब का मैं आभारी हूँ, जो लगातार टीम लगाए हैं, लगातार पैरवी कर रहे हैं। सामाजिक अपराध है, अगर इसको जेल नहीं भेजा जाएगा तो समाज में हर आदमी गंदा हो जाएगा और उस गंदगी का जिम्मेदार हम और आप होंगे। ऐसी तमाम घटनाएं हमारे देश में होती है और संतों द्वारा हिस्सा, जिसके ऊपर हमारे समाज के लोग विश्वास करते हैं, उनके पैर छूते हैं। जब ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है लोगों पर, लेकिन इतने जागरूकता होने के बावजूद भी लोग गलत कर जाते हैं। देखिए, हिंदुस्तान एक धार्मिक धार्मिक मान्यता का देश है। अभी आप दिखा रहे थे वीडियो, गाय घूम रही हो, सिर्फ सब घूमने लगे, तो लोग भावनाओं बहुत जोड़ते हैं, धर्म के जोड़ते हैं, लेकिन धार्मिक आदमी का एक कर्तव्य है। आप समाज में आपको कथावाचक ऐसे नहीं बना दिया। कथावाचक इसलिए बनाया कि समाज में आप एक नई दिशा देंगे और आपका लोग भरोसा करते हैं। संत का आदमी भरोसा करता है, बाबाओं का भरोसा करता है। इसने एक आदमी का थोड़ी वो किया, इसने पूरे कथावाचकों के, संत समाज है, कथावाचक, उनका इसने गलत काम किया। इसने जो गलत काम किया उनके ऊपर प्रभाव गया। मैं सारे कथावाचकों से कहता हूं कि आप फ़ोन करिए, बात करिए और इसको गिरफ्तार करिए। इसको दंड मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में, सनातन समाज में इसके जैसा पापी अगर रहेगा तो बहुत नुकसान होगा। क्या लगता है गिरफ्तारी हो जाएगी इनकी? मैं तो 100% कन्फर्म हूँ। कप्तान साहब जब तक रहेंगे तब तक इसकी गिरफ्तारी हो। सुनिए, अभी IO साहब का ट्रांसफ़र हो गया, इसीलिए वो लाइन हाजिर हो गए और आरोप लगा, मीडिया के द्वारा पता लगा है कि वो इस मामले में बार्गेनिंग कर रहे थे। तो कोई भी उससे मिलेगा, कप्तान साहब एकदम सही आदमी हैं,
कप्तान साहब न्याय की हम लोग गुहार करते हैं, उन न्याय देने का लिए लगातार आश्वासन दे रहे हैं। जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड और बात, हाँ ये मैंने इसके ऊपर यहाँ पर FIR दर्ज कराया है। तो ये मेरी माँ, जो मेरी मतलब जन्म दे वाली माँ है, तो उनको मेरा भाई मार पीट रहा है और अभी मेरी मम्मी को मार के सर वर फाड़ दिया है। मेरी मम्मी हॉस्पिटल गई है, तो और कह रहा है कि अपनी बेटी को बोलो कि जल्द से जल्द पवन जी के खिलाफ से FIR वापस ले। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि मेरी माँ को सुरक्षा दी जाए। बिहार में मेरी माँ है, मेरी माँ को सुरक्षा दी जाए। और मेरे भाई को अगर मेरी माँ को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार मेरा भाई विकास, मेरी भाभी रिया और पवन देव महाराज और पवन देव महाराज की पूरी फैमिली हो। क्योंकि ये मेरी एक तो मेरी सर फादर की मेरी डेथ हो गई, मेरे फादर का हार्ट अटैक किया। जब भी मैं पवन के ऊपर FIR डिले होने का कारण था कि मैं जब भी पवन के ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए सोचती थी, मेरे माता पिता को मार खिलवाने लगता था, तो मैं वहाँ पर स्टॉप हो जाती थी। क्योंकि मेरी कमजोरी मेरे माता पिता है, तो मैं अपने माता पिता की वजह से बैक हो जाती थी। लेकिन आज फिर मेरे को पता चला है, मैं आपको सबूत अभी दिखा देती हूँ, मेरी मम्मी का मार के सर फाड़ दिया गया है मेरे भाई द्वारा, कि अपनी लड़की को बोलो कि पवन के खिलाफ जो FIR है वापस ले, नहीं तो हम मार देंगे तुमको जान से। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी माँ है, मेरा एक बड़ा भाई है। अगर कि इन चारों को कुछ भी होता है, इंक्लूड मी, तो इसके जिम्मेदार पवन देव महाराज होंगे। पवन देव महाराज अगर ये सोच रहे होंगे कि मेरी मम्मी को मार खिलवा के या मेरी मम्मी पे हमला करवा के ये बच जाएंगे, तो अगर मेरी मम्मी को कुछ हो गया, चूँकि पवन देव महाराज सब कुछ यहाँ से बैठे बैठे करवा रहे हैं, तो पवन देव महाराज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आपको संदेश देना चाहती हूँ कि इसके जिम्मेदार आप होंगे। अगर मैं मेरी मम्मी के साथ और मेरे परिवार जिनका मैं नाम रख के कुछ होता है, तो मैं आत्महत्या करके यहाँ से जाऊँ, मैं यहाँ आत्महत्या कर लूँगी और मेरी बॉडी बिहार जाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद। ऐसी घटनाएं हमारे देश में लगातार बढ़ती जाती हैं। दोनों लोग का लीजिए, ऐसी घटनाएं हमारे देश में लगातार बढ़ रही हैं और हम लोग आप लोगों को जागरूक करने की भी प्रयास करते हैं। लगातार ऐसी घटनाएं दिखाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन आप लोग है क्या, आप लोग समझ ही नहीं पाते हैं। ये देखिए, जब किसी के साथ होता है तब उसको पता चलता है कि किस तरह से कोई किसी को शिकंजे में लेता है। अभी आप लोग कमेंट में मेरा जरूर दीजिएगा कि जो ऐसे कथावाचक, ऐसे संत हैं, इनके साथ क्या होना चाहिए और प्रशासन अभी तक क्यों इनको खुला छोड़ी है, कहाँ पे हैं? आखिर प्रशासन के हाथ इतने छोटे हैं कि इनको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई।